जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम एसएससी जीडी के लिए जीके के टॉप 20 प्रश्नों को करने वाले हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। साथ ही यह क्लास साथियों एसएससी एमटीएस की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है साथियों कि जो एमटीएस में कट ऑफ जाती है वह जीके और अंग्रेजी के विषय पे ही जाती है। तो जीके आपके लिए साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको जीके कहीं से भी मिले तो एमटीएस वाले बच्चे जीके को आप ज़रूर पढ़ लीजिए। तो आज हम साथियों एसएससी जीडी तथा एसएससी एमटीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न करेंगे। सभी प्रश्न साथियों भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न है, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। उन्हीं प्रश्नों को साथियों आज हम करने वाले हैं। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के अब हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। और साथियों, क्लास को आप इस प्रकार से देखिएगा कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं, मुझे ये सभी प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिल रहे हैं। जब आप साथियों क्लास को इस प्रकार से देखेंगे तभी आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और साथ ही इन प्रश्नों का उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में टिक करके अंत में बताइएगा कि मैंने टॉप 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए अब हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न की लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, क्योंकि जो लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था ये कब आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए है 1950 से 1951 में, ऑप्शन बी है 1951 से 1952 में, ऑप्शन सी है 1952 से 1953 में और ऑप्शन नंबर डी है 1956 से 1957 में। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव ये आयोजित हुए थे साथियों 1951 से 1952 में। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों कि लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव 1951 से 1952 में आयोजित हुए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न की संविधान की मसौदा समिति समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। यदि भारतीय संविधान से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा गया तो इस क्लास से साथियों 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो साथियों, प्रश्न की संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी BN राव और ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो देखिए साथियों, कई बार आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है BN राव का पूरा नाम, तो इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं, अभी इसका उत्तर बताएंगे साथियों। इसका उत्तर हो जाएगा संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना साथियों जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। किसने? तो साथियों जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बट साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि BN राव का पूरा नाम क्या था? तो साथियों BN राव का पूरा नाम था साथियों बेनेगल। क्या था साथियों? तो बेनेगल नरसिंह। क्या था साथियों? तो बेनेगल नरसिंह राव। इनका पूरा नाम साथियों क्या था? तो बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि BN राव का पूरा नाम क्या था। किसी न किसी एग्जाम में साथियों पूछा जा भी सकता है यह प्रश्न, तो ये भी आप ध्यान में रख के चलिएगा कि BN राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था। बट यहाँ पे प्रश्न था कि संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये तो साथियों की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न की सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना क्या है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी संपत्ति है साथियों अपनी, इसको नष्ट ना करना तो क्या कहलाता है? देखिए, सकारात्मक कर्तव्य, कानूनी कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य और निषेधात्मक कर्तव्य। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को साथियों हमें जानना भी चाहिए कि सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना क्या साथियों? तो नष्ट ना करना क्या है? तो ये साथियों हमारा नागरिक कर्तव्य हो जाता है। क्या बन जाता है साथियों? तो नागरिक कर्तव्य बन जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों कि सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना नागरिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमें अपने सरकारी संपत्ति का सम्मान करना चाहिए साथियों, और हमें इसको नष्ट नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इसको नष्ट करने का प्रभाव करता है या इस पे साथियों गलत व्यवहार करता है तो हमें रोकना चाहिए, क्योंकि ये साथियों हमारा नागरिक कर्तव्य बन जाता है। तो सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना ये हमारा नागरिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, आपको इसका उत्तर आता भी होगा कि राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। तो देखिए साथियों, राज्यपाल को जो शपथ दिलवाते हैं वो कौन होते हैं? ऑप्शन ए है भारत के मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और ऑप्शन नंबर सी है विधानसभा अध्यक्ष द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति द्वारा।
तो देखिए साथियों, जो राज्यपाल होते हैं इनको शपथ दिलाया जाता है साथियों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इनके द्वारा तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनके द्वारा साथियों राज्यपाल को शपथ दिलवाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न है साथियों, इसका उत्तर कमेंट में बताना है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है। साथियों, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, प्रश्न आपके साथियों इसका उत्तर आपके प्रश्न में ही है। इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर बताना, बट आप नहीं बता पाएंगे तो मैं कमेंट में ज़रूर बता दूंगा कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है। आसान प्रश्न है साथियों, आप बता भी देंगे आशा करता हूं, तो आप जरूर बताना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाकी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि राज्यपाल को शपथ साथियों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी के द्वारा दिलवाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1 जनवरी 1948, ऑप्शन बी 10 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 3 अप्रैल 1952 और ऑप्शन नंबर डी 3 जुलाई 1956। तो देखिए साथियों, राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों, राज्यसभा की स्थापना होती है 3 अप्रैल 1952 को। कब होती है साथियों, तो 3 अप्रैल 1952 को साथियों राज्यसभा की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपका साथियों प्रश्न नंबर अगला आ चुका है। प्रश्न की पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं। क्या है साथियों, तो पंचायती राज की जो 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ब्लॉक समिति। ऑप्शन नंबर ये है साथियों। और ऑप्शन नंबर बी देखते हैं तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति और ऑप्शन नंबर डी है साथियों ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो बहुत ही आसान है। देखिए साथियों, जो पंचायती राज होती है क्या, तो जो पंचायती राज होती है इसकी 3 स्तरीय प्रणाली में कौन कौन से आते हैं। तो ये साथियों आते हैं हमारे ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और क्या होता है साथियों, तो जिला परिषद। तो ये तीनों जो हैं साथियों हमारे पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद ये पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न की किस भाषा में मूल लोकसभा बहस छपी है। क्या है साथियों, तो किस भाषा में मूल लोकसभा बहस छपी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, स्टार लगा के चलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। किस में साथियों, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में साथियों मूल लोकसभा बहस छपी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न की भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। साथियों भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न और पूछा भी गया है साथियों। तो भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो ये थे साथियों सुकुमार सेन। कौन थे साथियों, तो सुकुमार सेन थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों सुकुमार सेन। साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो साथियों इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ पे दी गई थी, ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसको आप लिख लीजिए कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि साथियों वारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। कहाँ से साथियों, तो वारदोली की महिलाओं के द्वारा इनका नाम साथियों क्या दिया गया था, तो सरदार की उपाधि दी गई थी। पहले इनका नाम साथियों वल्लभ भाई था, बाद में इनको साथियों वारदोली की महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। तो इम्पोर्टेंट है साथियों, आप ध्यान में रख के इसको चलिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता प्रश्न है। तो वारदोली की महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। और प्रश्न था हमारा कि भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो ये थे साथियों सुकुमार सेन जी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न की वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो आसान ही प्रश्न साथियों, न्यूनतम आयु सीमा कितनी, तो 18 वर्ष। कितनी है साथियों, तो 18 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 18 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न की किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में उद्देशिका संशोधित किया गया था। साथियों प्रश्न की किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। पहले तो साथियों आप इसको स्टार लगाइए और इम्पोर्टेंट लिखिए, क्योंकि एग्जाम में फंस सकता है प्रश्न। यदि एग्जामिनर फुल मूड में रहेगा तो आपसे ऐसे प्रश्न की डिमांड कर सकता है। प्रश्न की किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो देखिए साथियों ऑप्शन है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा,
ऑप्शन नंबर बी है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है 93वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो देखिए साथियों, इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, ये हमें बताना है। तो ये साथियों हुआ था हमारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था साथियों? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधित किया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसका साथियों नोट्स बना के जरूर चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और साथियों यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शिक्षा सागर एकेडमी से जाकर के जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे साथियों इसका PDF आपको मिल जाएगा। बट अब जब आप वहाँ पे भारी से भारी मात्रा में जुड़ेंगे साथियों, तो मैं इसका PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, पूछा जा सकता है प्रश्न कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो देखिए साथियों, ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटेन। तो साथियों जो एकल नागरिकता का प्रावधान है यह ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है साथियों? तो ब्रिटेन से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन देश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। साथियों आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ कि यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। आपके जितने भी दोस्त SSC, MTS, GD या CGL, CHSL किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साथियों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो प्लीज़ आप उनके पास शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ साथियों, आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमने GD के लिए संघर्ष बैच स्टार्ट किया था। पहली वीडियो साथियों संघर्ष बैच की आ गई थी। हमने कहा था साथियों यदि इस वीडियो पे ढेर सारा प्यार मिलेगा तो मैं इसका क्लास कंटिन्यू जारी रखूँगा, बट आपने वो रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो प्यार नहीं दिया, इसीलिए साथियों मैं संघर्ष बैच को आगे नहीं जारी कर पाऊँगा। बट हाँ, यदि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं फिर से स्टार्ट कर दूँगा। अभी साथियों बहुत टाइम है, अभी तो इसके फॉर्म ही भरे जा रहे हैं। तो अगर आप साथियों कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो संघर्ष बैच को हम फिर से स्टार्ट कर देंगे। यदि आपको साथियों यकीन ना हो तो आप चैनल के अंदर जाकर के संघर्ष बैच पार्ट 1 आप देख सकते हैं साथियों, चैनल के अंदर है। उसमें हमने साथियों GK, हिंदी और साथियों रीजनिंग इन तीनों चीज़ों को एक ही क्लास में करवाए थे। केवल पार्ट 1 सभी का करवाया गया था। बाकी हमने कहा था यदि इस पे साथियों प्यार मिलेगा, शेयर करेंगे आप, इस पे साथियों 1 के व्यूज अगर आ जाएगा तो संघर्ष बैच पर डे जारी रहेगा। तो साथियों वो रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए हम इस बैच को यहीं पे स्थगित करते हैं। अभी तो हमारे पास टाइम है, यदि आप इसको कमेंट में बताएं कि हाँ सर जारी रखिए तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो वैसे तो साथियों तब तक आपके लिए प्रैक्टिस सेट आती रहेगी। संघर्ष बैच को साथियों बहुत ही ध्यान लगा के आपके लिए बनाया गया था। जो बच्चे भी नए हैं, जिनको भी कुछ नहीं आता, एकदम हम शून्य से लेके स्टार्ट करने वाले थे साथियों, तो काफ़ी मज़ा आने वाला था उसमें। एकदम निःशुल्क था, यूट्यूब पे वो क्लास होती। तो चलिए साथियों अभी भी टाइम है आपके पास, यदि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं इस बैच को फिर से स्टार्ट कर दूंगा। चलिए अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न की संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो साथियों स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। किन्हें साथियों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, पूछा जा सकता है प्रश्न कि भारत की राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार से हटाया जा सकता है। देखिए ऑप्शन ए है महाभियोग द्वारा, ऑप्शन बी है संसद के किसी भी सदन द्वारा, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व साथियों उसको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। किससे? तो साथियों महाभियोग द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साथियों जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यदि साथियों संविधान से प्रश्न पूछा जाएगा तो इस वीडियो से आपके एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न जरूर फंसेगा। हो सकता है साथियों आपको इस वीडियो से 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। बाकी मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन हाँ जितने प्रश्न सटीकता से करवाए जा रहे हैं कि एग्जाम में आपके ये प्रश्न आ जाएं। तो भारतीय राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व साथियों महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। देखिए साथियों, जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 112, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51। क्या होगा साथियों, तो अनुच्छेद 51 साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में साथियों अनुच्छेद 51 जो है यह शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न की संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, इस संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया है। तो इम्पोर्टेंट, इसको आप स्टार लगा के चलिए, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा साथियों, तो सही उत्तर इसका होगा अनुच्छेद 352 3 में। किनमें साथियों, अनुच्छेद 352 के 3 में साथियों मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 352 के 3 में किया गया है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप ध्यान से देखिएगा इसको। अगला प्रश्न साथियों, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, और वैसे तो साथियों आसान भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों शून्यकाल, यह देश है भारत की। साथियों शून्यकाल देन साथियों भारत की है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। तो साथियों यह सॉन्ग भी बना है। तो संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है, तो भारत देश की है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न की भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है। जो भारत के संविधान में सम्मिलित साथियों आपातकालीन उपबंध है, यह किसके संविधान साथियों किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो ये है साथियों जर्मनी के। किसके, तो साथियों जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट है साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो साथियों जो आपातकालीन उपबंध है यह जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है। साथियों जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है। ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी उत्प्रेषण, ऑप्शन सी परमादेश और ऑप्शन नंबर डी निदेश। तो देखिए साथियों जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए ये है साथियों बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या, तो साथियों बंदी प्रत्यक्षीकरण साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह याचिका दायर की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों कि जो व्यक्तिगत के स्वतंत्रता का साथियों जो व्यक्तिगत के स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके लिए साथियों बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न की भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। जो राष्ट्रपति का साथियों चुनाव होता है, उस चुनाव में उत्पन्न विवाद जो हो जाता है साथियों, तो उसका निपटारा कौन करता है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी लोकसभा और ऑप्शन नंबर डी लोकसभा साथियों राज्यसभा। तो जो भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा यह करता है साथियों हमारा सर्वोच्च न्यायालय। कौन, तो साथियों सर्वोच्च न्यायालय इसका निपटारा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में आप प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न की भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई और यह किससे संबंधित है, इसके बारे में आप जरूर बताना साथियों। बट यहाँ पे प्रश्न की भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची यह जोड़ी गई थी साथियों प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। और साथियों यह भारत का पहला संविधान संशोधन था, इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न यह बन जाता है साथियों, क्योंकि यह प्रथम संविधान संशोधन था। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा साथियों 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और यह अनुसूची किससे संबंधित थी, इसका उत्तर आप कमेंट में बताना साथियों। कमेंट में ज़रूर बताना साथियों कि 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है। बाकी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची साथियों प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी।
बस साथियों, प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी दोस्त आपके एसएससी, एमटीएस, जीडी या सीजीएल या सीएचएसएल, सीपीओ किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और हाँ साथियों, संघर्ष बैच के बारे में ज़रूर बताना। यदि आप कमेंट करेंगे कि हाँ बैच जारी रखिए तो बैच आपकी जारी रहेगी। पर साथियों, यदि आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो हम बैच को यहीं पे स्थगित कर देंगे। बाकी आपकी ऐसी प्रैक्टिस सेट चलती रहेगी। एक बार साथियों आप संघर्ष बैच का क्लास देख के देखिएगा। आपको अगर अच्छा लगे ना लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो आप ज़रूर साथियों वह बैच ज़रूर देखिएगा, फिर आप कमेंट में आके यहाँ पे बताना कि हाँ सर जी बैच को जारी रखिए। तो साथियों मैं बैच को कंटिन्यू जारी कर दूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत समय है साथियों। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना और इस क्लास के भी बारे में बताना साथियों। तो आशा करता हूँ आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहना।